हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल किन्हीं कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज आपकी हाफ हाफ आवर्स की 2 क्लास रहेंगी। ठीक है, कल वाला काम हम आज कवर कर लेंगे, थोड़ा सा काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। इनकन्वीनियंस के लिए थोड़ा सॉरी बेटा। हाँ, तो हम लास्ट क्लास में बेटा फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गए थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया था। मैंने आपसे कहा था उसके ग्राफ रह गए हैं। ग्राफ वैसे तो कभी बोर्ड्स में आए नहीं है, लेकिन अब एक एक नंबर के जो सवाल आते हैं उसमें क्या होता है, कई बार पूछते हैं कि इनमें से कौन सा ग्राफ बॉइलिंग पॉइंट के चेंज को रिप्रेजेंट कर सकता है या फ्रीजिंग पॉइंट के चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। एनसीईआरटी में ग्राफ है, तो इसलिए हमें पता हो कि ग्राफ कैसा है और कैसा दिखता है और क्या उसमें बताया गया है। तो थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, बहुत हल्का सा, ज्यादा नहीं। वेपर प्रेशर इस तरफ है, टेम्परेचर इस तरफ है, और ये बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है। मैंने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब जो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, जिसको 1 atm माना जाता है, जो वेरी क्लोज टू 1 बार है, 1.013। 1 atm इज इक्वल टू 1.013 बार। तो हमारे पास एक लिक्विड है, सॉल्वेंट की फॉर्म में, गर्म करना शुरू करा। गर्म करने से धीरे धीरे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और जिस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा उस पॉइंट को ही बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है, टीबी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब आपने उसके अंदर कुछ डाल दिया तो वेपर प्रेशर घट गया। देखो वेपर पहले यहाँ था, वेपर प्रेशर पहले यहाँ था, यहाँ से स्टार्ट था और अब यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से नीचे ही आया है बेटा, और नीचे आया है तो वेपर प्रेशर कम हुआ है। वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, राइज होगा। देखो अब सॉल्यूशन पहले यहाँ बॉइल हो रहा था टेम्परेचर में, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, लेकिन कुछ मिक्स करने के बाद वो यहाँ बॉइल हुआ, यानी यहाँ से बढ़कर यहाँ, टेम्परेचर यहाँ से बढ़कर यहाँ, बस यही इंडिकेट हुआ है इसमें और कुछ नहीं। बीच का चेंज डेल्टा टीबी कहलाएगा। डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम। उसके बाद देखिए फ्रीजिंग पॉइंट की बात हो रही है, कहानी वही है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की। लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, पानी में सॉल्ट या कुछ आपने ऐड कर दिया सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा जाएगा, और इन पॉइंट्स के जोड़ने से ही आपको चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ मिल रहा है। पहले यहाँ फ्रीज हो रहा था, सॉल्यूशन यहाँ फ्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट यहाँ, यानी सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का कम, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज हम कुछ इस हिसाब से निकालते थे, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। भाई एक में इंक्रीज हुआ है और एक में डिक्रीज। एक बार एनसीईआरटी से देख लेंगे और इस ग्राफ को अच्छे से बना लेंगे। मेन काम तो ग्राफ को पहचानना है कि ग्राफ कौन सा है। कई बार ऐसा भी सवाल बन सकता है एक नंबर में कि बताइए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का ग्राफ क्या है। स्लोप वगैरह इसमें है नहीं, तो न्यूमेरिकल इस पे से नहीं बनने का। न्यूमेरिकल तो हम जैसे करें वैसे ही होंगे। चलिए अब आते हैं अपनी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले बेटा आपको अच्छे से पता हो कि ओस्मोसिस क्या होता है। सोचिए जरा ध्यान से कि ओस्मोसिस आपको छोटी क्लास में क्या समझाया गया था। क्या कभी आप लोगों ने ओस्मोसिस पढ़ा है? हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे हैं और उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए आपको पहले पता हो कि व्हाट इज ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है? क्या आप लोगों ने ये एक्टिविटी करी थी, छोटी क्लास में करवाई गई थी, कि जब किशमिश को पानी में डाला जाता है, रेजिन्स को पानी में डाला जाता है, किशमिश को इंग्लिश में रेजिन्स कहते हैं, रेजिन्स को जब पानी में डाला जाता है तो रेजिन्स फूल जाती हैं। जब रेजिन्स को पानी में डाला जाता है तो वो फूल जाती हैं, और ये एग्जाम्पल है ओस्मोसिस का। जो गाजर या मूली सॉफ्ट हो जाती है उसको पानी में डाला जाए तो वो थोड़ी स्टिफ हो जाती है, ये भी एग्जाम्पल है ओस्मोसिस का। अब ओस्मोसिस क्या है? अगर साधारण शब्दों में बताया जाए तो ओस्मोसिस है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्वेंट का फ्लो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में। अब एग्जांपल समझिए, आपके पास प्योर वाटर है बेटा, और आपके पास ये सपोज कर लो ये हमारी रेजिन है, किशमिश है भाई है, तो शुगर की कंसेंट्रेशन
तो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा है, रेजिन्स में या पानी में? मिठास किस में ज्यादा है, किशमिश में या पानी में? किशमिश के अंदर। तो मैं लिखूंगा मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। यहां प्योर वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है लो कंसेंट्रेशन कह दूं या नो कंसेंट्रेशन कह दूं, किसकी बेटा? शुगर की। है ही नहीं। अब हमने इस पानी में क्या करा बेटा? रेजिन्स ऐड करके छोड़ दी, रेजिन्स डाल के छोड़ दी बेटा, जैसी थी वैसे ही। कुछ समय बाद से 2 घंटे बाद हमने देखा कि ये रेजिन, ये जो किशमिश थी, ये पहले के मुकाबले क्या हो चुकी है बेटा? स्वेल हो गई है, इसका साइज बड़ा हो गया है। हमने निकाला नहीं और 10 घंटे हो गए तो देखा ये रेजिन टीयर कर गई है, मींस बस्ट हो गई है, फट गई है ये। अब ये क्या हुआ? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में वाटर जाता गया, यानी रेजिन्स के अंदर कौन जा रहा था बेटा? पानी। और पानी के जाने से वो फूल गई। आपको पता हो कि किशमिश बनती कैसे है, जब ग्रेप्स को धूप में रख के सुखा दिया जाता है तो उनके अंदर का सारा मॉइस्चर निकल जाता है तो वो सूख जाती है। अब इसके अंदर पानी जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो ये फूल गई बैलून की तरह। और अगर और जाएगा तो ये टीयर भी कर जाएगी, ये खराब हो जाएगी बेटा रेजिन। यानी ओस्मोसिस बहुत सिंपल है, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाना वाया एसपीएम। एसपीएम क्या है बेटा? पढ़ा होगा आपने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू चलता है ये काम। ऐसे नहीं कि कहीं से आपने पानी भरना शुरू कर दिया। तो एक मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत पतली सी लेयर होती है जिसमें से कुछ पार्टिकल्स आर पार जा पाएंगे, कुछ नहीं। सेमी मीन्स हाफ, परमिएबल मीन्स आर पार जाना। आप छन्नी से चाय छानते हैं घर में तो कुछ पार्टिकल्स उसके आर पार जा पाते हैं, कुछ नहीं। तो वो भी क्या है बेटा? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही एग्जांपल है। एक बार दोबारा समझिए, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from lower concentration to higher concentration via semi permeable membrane is known as osmosis। अगर osmosis की डेफिनेशन समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं आए दोबारा देखिए, नहीं आए तो एग्जांपल ध्यान में बैठाइए कि जब किशमिश को पानी में डाला गया तो किशमिश फूल गई, और किशमिश का फूलना ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ओस्मोसिस है, क्योंकि पानी में मिठास कम है, पानी फीका ही है, मैंने प्योर पानी लिया है पीने लायक और उसमें किशमिश डाल के छोड़ी है, तो धीरे धीरे पानी किशमिश के अंदर जाता जाएगा और जहां तक वो फूल सकती है फूल जाएगी। उसके बाद भी पानी का फ्लो रुकेगा नहीं, इसलिए थोड़ी देर बाद बर्स्ट कर जाएगी। अब एक एक्टिविटी और समझिए, आपके पास फूली हुई किशमिश है, स्वेल्ड किशमिश है, आप उसे ऐड कीजिए शुगर सिरप में। शुगर सिरप का मतलब होता है बेटा चाशनी। किसमें ऐड कीजिए? शुगर सिरप में। ये लीजिए, ये स्टेप हटा दिया, सीधा ये फूली हुई किशमिश डाल दो इसमें। क्या डाल दो बेटा? फूली हुई किशमिश। किसमें? शुगर सिरप में। अब इसकी होती है शुगर की हाई कॉन्सेंट्रेशन। चाशनी के अंदर जिसमें जलेबी या रसगुल्ले बनाए जाते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और यहां पर क्या है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। यहां क्या है बेटा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे आफ्टर सम टाइम, अब मैं टाइम क्या बताऊं इसमें, आफ्टर सम टाइम स्वेल्ड, जो फूली हुई थी, स्वेल्ड रेजिन विल, आफ्टर सम टाइम स्वेल्ड रेजिन विल श्रिंक। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि जो फूली हुई किशमिश है वो सिकड़ जाएगी। क्यों? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। अभी जैसे पानी इसके अंदर जा रहा था पहले वाले केस में, अब पानी इसके अंदर से बाहर आ जाएगा और थोड़ी देर बाद ये किशमिश आपको सिकड़ी हुई मिलेगी। दोबारा से समझिए, सॉल्वेंट का फ्लो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाना ओस्मोसिस कहलाता है। जैसे कि किशमिश को पानी में डाल दिया तो ये एग्जांपल है ओस्मोसिस का। किशमिश अगर आपने सादे पानी में डाली है तो किशमिश फूल जाएगी, और किशमिश का फूलना एग्जांपल बना ओस्मोसिस का।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सारा पानी उसके अंदर पहुंच जाएगा, किशमिश अपने ओरिजिनल ग्रेप्स वाले साइज में आ जाएगी, उसके बाद भी पानी का जाना रुकेगा नहीं और किशमिश फट जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी और खराब हो जाएगी। अगर आपने फूली हुई किशमिश को बहुत ध्यान से निकाल के शुगर की चाशनी में डाल दिया, चीनी की चाशनी में डाल दिया, शुगर के सिरप में डाल दिया, तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स कैसे? अभी तो पानी चाशनी के अंदर जा रहा था, अब चाशनी से अब पहले तो अब ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। पहले तो पानी किशमिश के अंदर जा रहा था, लेकिन अब जब आपने फूली हुई किशमिश को चाशनी के अंदर डाल दिया तो फूली हुई किशमिश के अंदर से पानी निकल जाएगा, यानी कि ओस्मोसिस ही होगा। बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। एक बार रिवाइंड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो होना ओस्मोसिस कहलाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो मैंने आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दे दिए कि शुगर के सिरप में आप फूली हुई किशमिश डाल दीजिए या पानी में किशमिश डाल दीजिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया गाजर मूली का भी, ये सॉफ्ट हो जाते हैं, कुछ समय बाद आप इसको पानी में डाल के फिर से स्टिफ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई किशमिश को अगर आपने ज्यादा समय तक पानी में रखा तो वो फट भी सकती है, वो बर्स्ट कर जाएगी, क्योंकि पानी उसके अंदर लगातार फ्लो करता ही चला जाएगा। अब हम इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों अब एक एग्जांपल और देखते हैं। ऑस्मोसिस 2 सॉल्यूशंस के बीच में भी हो सकता है। 2 सॉल्यूशन बना लीजिए, जैसे मैंने बनाया है। एक में 1000 ग्राम वाटर में 1000 ग्राम वाटर में हमने 1 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रखा है, और एक में हमने 1000 ग्राम पानी में 2 ग्राम सॉल्ट ऐड कर रखा है। देखिए 1000 ग्राम वाटर, 1000 ग्राम वाटर, 1 ग्राम सॉल्ट, 1 ग्राम सॉल्ट, लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। इज इट क्लियर? अब इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, उनको ज्वाइन कर दिया। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इनको सेपरेट भी कर दिया और ज्वाइन भी कर दिया। ये है लो कॉन्सेंट्रेशन और ये है बेटा हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अब हो क्या रहा है, जब हमने ये सारा सेटअप लगाया उसके बाद हमने देखा कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो होने लगा, और इसी को कहा जाता है ओस्मोसिस। धीरे धीरे सारा पानी इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, यानी वाटर का सॉल्वेंट का फ्लो किस तरफ हो रहा है बेटा? इस तरफ, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में जाना इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब हमारी जो हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है। ये मैथ्स वाला पाई नहीं है, इसकी वैल्यू 22/7 और जो उसको सॉल्व कर 3.14 वाली वैल्यू इसकी नहीं है। अब इस पर ध्यान दीजिए। ओस्मोसिस हो रहा है इनके बीच में, इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी लो, ऊपर से बंद है। अगर कुछ प्रेशर लगाया जाए ऊपर से, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगता ही है, अगर कुछ प्रेशर लगाया जाए ऊपर से तो मैं सॉल्वेंट के फ्लो को रोक सकता हूं। दोबारा से, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है, अगर मैं ऊपर से दबाव लगाऊं तो मैं सॉल्वेंट के फ्लो को रोक सकता हूं। और जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे ओस्मोसिस रुक जाए, जिस एक्सटर्नल प्रेशर पे ओस्मोसिस रुक जाए उसी को ओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। भाई आपने इन पर ढक्कन तो लगाई रखा है, बंद कर रखा है, पिस्टन्स है, ये ढक्कन नहीं पिस्टन्स है बेटा, और पिस्टन्स है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ऑटोमेटिकली लग ही रहा होगा, लेकिन उस पर आपने और प्रेशराइज कर दिया, इसमें और प्रेशर लगा दिया, वो प्रेशर जस्ट स्टॉप्स ओस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जिस तरफ सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, यानी यहां से यहां, तो इस साइड अगर आपने ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा और उस प्रेशर की वजह से ओस्मोसिस रुक गया, तो ये प्रोसेस आपका ओस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। The external pressure applied on the higher concentration side, which just stops the osmosis, is known as osmotic pressure। ठीक है, जिस प्रेशर पे ओस्मोसिस रुक जाए, तो ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? एक्सटर्नल प्रेशर है ये, which just stops the osmosis। ऐसा प्रेशर बाहर का जो ओस्मोसिस को रोक दे।
उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। तो बेटा यहां से आपको क्लियर हुआ कि जिस एक्सटर्नल प्रेशर पर ऑस्मोसिस रुक जाए उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। सही है, दबाव लगाना है उस तरफ जिस तरफ सॉल्वेंट फ्लो हो रहा था, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है एसपीएम के द्वारा, तो आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन वाली साइड को प्रेशराइज करना था, दबाव लगाना था। अब अगर प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया, अगर प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया तो प्रोसेस उल्टा शुरू हो जाता है और इसे कहा जाता है रिवर्स ओस्मोसिस। इसे क्या कहा जाता है बेटा? रिवर्स ओस्मोसिस। आप शॉर्ट में इसको आरओ भी कहते हैं और ये प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, आप यहीं से समझिए। भाई पानी यहां आ रहा था, हमने दबाव लगाना शुरू करा तो पानी आना रुक जाएगा बेटा। आपने और दबाव लगाया तो पानी यहां से उल्टा भी चला जाता है। अब पहले 1 ग्राम सॉल्ट वाला सॉल्यूशन 2 ग्राम में जा रहा था, यानी कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में। अब अगर रिवर्स होगा तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब पानी के सफाई का प्रोसेस लगाओ, ज्यादा गंदा पानी बिकम्स कम गंदा पानी, ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी एक तरीका है जिसकी मदद से आप पानी को साफ कर सकते हैं। सॉल्ट वगैरह तो ये अच्छे से हटा देगा, टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉल्ट तो ये कम कर देगा, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसके लिए हमें यूवी और ओजोन ट्रीटमेंट भी आजकल हमारे वाटर प्योरीफायर्स में होता है। दोबारा से बिल्कुल सिंपल, लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन एसपीएम के द्वारा होता है ओस्मोसिस। बिल्कुल सिंपल है। ओस्मोसिस को आप रोक सकते हैं हायर कंसेंट्रेशन वाली साइड पे प्रेशर लगा के। आपने प्रेशर लगाया, ओस्मोसिस रुक गया, दैट इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर बाहर का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और उस प्रोसेस को ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं पानी के प्योरिफिकेशन में। यहां तक क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं एक्सप्रेशन की। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सप्रेशन की, ये सब हटा देता हूं मैं। तो यहां पर भी डेरिवेशन तो है नहीं बेटा, सीधा यही है कि एक्सपेरिमेंटली पता लगा हमें। मैंने आपसे कहा था कि आपको मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैरिटी काफी अच्छे से आना चाहिए, तो वही आप देखेंगे अब आप कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बराबर है सी आर टी के। डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं तो ये कहानी भी एक्सपेरिमेंटली ही चली। एक्सपेरिमेंटली पाई बराबर किसके है बेटा? सी आर टी के, वेयर सी इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है बेटा? मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी और मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि है लीटर्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स स्प्लिट होते हैं W2 अपॉन M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें बेटा? लीटर्स में। तो यहां से पाई खुला आपका W2 अपॉन में M2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर R और ऊपर T तो रहेगा ही रहेगा। T हमारा टेम्परेचर है बेटा, जिसकी यूनिट हमेशा केल्विन रहती है। R की वैल्यू 2 होंगी, 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। एक और वैल्यू होगी 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। सही है। प्रेशर को आप बार एटीएम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ATM जो बराबर है 1.013 बार के है। 1 बार जो बराबर है वो बराबर है किसके बेटा? 10 की पावर 5 पास्कल के। तो यहां से 1 ATM बराबर हो गया 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आप याद कर सकते हैं। मिलीमीटर ऑफ एचजी के भी बराबर होता है, वो मैं आपको बता देता हूं बेटा, वो भी आपको दिख जाएगा। देखिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? जो प्रेशर ऑस्मोसिस को रोक दे। फॉर्मूला निकल कर आया पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी फॉर्मूले पे आपके काफी न्यूमेरिकल्स बनेंगे। चलिए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। देखो जरा क्या कह रहा है न्यूमेरिकल।
देखिए ये सब तो आपको पता ही रहेगा बेटा, बाकी सब तो पता ही है। देखो पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि भैया हमने 1 ग्राम कोई प्रोटीन डिसॉल्व किया है उस, तो बेटा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमने कुछ अमाउंट प्रोटीन की डाली है और एक सॉल्यूशन बनाया है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालिए जब मोलर मास गिवन है, प्रोटीन्स का, जीन्स का, क्रोमोसोम्स का मोलर मास बहुत ज़्यादा आता है तो वैल्यू ज़्यादा है इसलिए, और टेम्परेचर वगैरह सब आपको गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आराम से देखते हैं। फिर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी करेंगे सेकंड क्लास में, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है बेटा, देखो जरा, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, मोलर मास गिवन है 10,000, भैया प्रोटीन्स वगैरह का मोलर मास ज़्यादा ही होता है। उसके बाद अमाउंट गिवन है कि जी केवल 2 ग्राम ऐड करा गया है, वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का 800 ml, टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन, आर की वैल्यू भी गिवन है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब आप ध्यान रखें कि जो आपका आंसर आएगा वो बार में आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या था बेटा, हमने एक्सपेंड कर लिया था, पाई इज इक्वल टू W2 इंटू आर इंटू टी, अगर वॉल्यूम, चलो वॉल्यूम तो लीटर में लेते हैं, आपको ध्यान रहेगा कोई बात नहीं इसमें, तो अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन का लीटर्स में, तो 800 ml हमारा बन जाएगा 800 अपॉन 1000 और ये हो गया लीटर, सही है। वॉल्यूम को हमने ml से लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो W2 है 2, R है बेटा 0.083, T है बेटा 300 अपॉन M2 है बेटा 10,000 इंटू वॉल्यूम है बेटा 800 इंटू 1000, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको उसको सॉल्व करना है, तो देखिए भाई कितने हैं, 4 जीरो हैं, 4 जीरो काट दीजिए, यहाँ 1 से 1 काट दीजिए, ये बना 2 3 जा 6 इंटू 0.083 अपॉन में 8 है, पॉइंट हटाओ, 3 जीरो लगाओ, 83 को 8 से डिवाइड कर दो, 10 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, आंसर खुद निकालना, आपका बार में आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, एक सवाल में एग्जांपल शो कर रहा हूं बोर्ड पे एनसीईआरटी का, देखिए उसको भी ध्यान से, दिख रहा है एग्जांपल, इसको नोट करना है, और एक मैं आपको इंटेक्स दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है। क्लास इतनी ही रहेगी, एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, जो दिक्कत आएगी वो पूछनी है। अगली क्लास में मैं इसके और कुछ टॉपिक्स लेकर आऊंगा, ओस्मोसिस में भी और काम रह गया है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये रह गए हैं, एग्जांपल्स रह गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी रह गए हैं अभी। तो इतना काम कीजिए, पहले नोट्स बनाइए, आराम से आपका घंटे भर से ऊपर जाएगा काम, लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए जो आपको दिया गया है, पहले सिंपल न्यूमेरिकल हो जाए, फिर थोड़ा घुमा के न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर हम करेंगे। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, थैंक यू, जय हिंद।